अगर मैं इस देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा कि मेरे खून की एक एक बूंद इस देश की तरक्की में इसे मजबूत और गतिशील बनाने में योगदान देगी। नमस्कार, मैं हुसैमा और आप देख रहे हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिन्हें बचपन से ही ऐसा माहौल मिला जिसने उनके अंदर राजनीति की ज्वाला सुलगा दी। भारत के पहले प्रधानमंत्री की इकलौती बेटी जिसे सबका प्यार मिला, लेकिन खाने खेलने की उम्र में जिसने वानर सेना बना दी जिससे युवाओं की मदद की जाए। ऐसा जुनून जिससे वो बन गई हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। उन्हें एक घरेलू नाम भी मिला था जो इंदिरा का संक्षिप्त रूप इंदु था। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही उन्होंने सरकार के अंदर अच्छी पैठ बना ली थी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासन का जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण किया। उनके शासनकाल में ही भारत में एकमात्र आपातकाल लागू किया गया और सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में ठूस दिया गया। भारत के संविधान के मूल स्वरूप का संशोधन जितना उनके राज में हुआ उतना और किसी ने कभी भी नहीं किया। उनके शासन के दौरान ही बांग्लादेश मुद्दे पर भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। इसके कुछ महीने बाद ही उनके अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। उनका नाम इंदिरा उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था, जिसका मतलब होता है कांति, लक्ष्मी और शोभा। इस नाम के पीछे की वजह ये भी थी कि उनके दादाजी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें माँ लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ति हुई है। इंदिरा गांधी बहुत ही खूबसूरत दिखने के कारण पंडित नेहरू उनके प्रियदर्शनी नाम से संबोधित किया करते थे। चूंकि जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू खुद बेहद सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, इस कारण सुंदरता उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। इंदिरा को उनका नाम गांधी फिरोज गांधी से उपविवाह के बाद मिला। जो लोग नारी को अबला कहते हैं वो इंदिरा गांधी के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जरा मुझे बताना, राजनीति में जिसका चरित्र साफ हो, जो देश के लिए जान दे दे, उसके हजारों गुनाह माफ। बेवजह भी कुछ लोगों को बदनाम किया जाता है। राजनीति में आजकल कुछ ऐसा ही काम किया जाता है। शहादत कुछ खत्म नहीं करती, वो तो महज एक शुरुआत होती है। पंडित नेहरू शिक्षा का महत्व काफी अच्छी तरह समझते थे। यही कारण था कि ज्यादातर उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था। बाद में एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। फिर वो दिल्ली मॉडर्न स्कूल, सेंट सेलेसिया और सेंट मैरी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद की विद्यार्थी भी रह चुकी। यूरोप में रहते उन्हें किसी बड़ी बीमारी ने घेर लिया था। कई डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया क्योंकि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई फिर से पूरी कर सके। जब नाजी आर्मी तेजी से यूरोप को परास्त कर रही थी, उस समय इंदिरा गांधी वहां पर पढ़ाई कर रही थी। इंदिरा ने पुर्तगाल से इंग्लैंड आने के कई प्रयास भी किए, लेकिन उनके पास 2 महीने का ही स्टैंडर्ड बचा हुआ था। लेकिन 1941 में आखिर वो इंग्लैंड आ ही गई और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत वापस लौट आई। बाद में उनके विश्वविद्यालय ने आदर पूर्वक डिग्री प्रदान की। 2010 में ऑक्सफोर्ड ने 10 आदर्श विद्यार्थियों में उनका नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया। इंदिरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एशिया की एक आदर्श महिला थी। बचपन से ही इंदिरा गांधी को पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, जो स्कूल के दिनों में भी जारी रहा। इसका एक फायदा ये मिला कि उनके सामान्य ज्ञान की जानकारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें देश दुनिया का भी अच्छा ज्ञान हो गया था और वो अभिव्यक्ति की कला में निपुण हो गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान इनकी मुलाकात पारसी युवक फिरोज गांधी से अक्सर होती थी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज को इंदिरा गांधी इलाहाबाद से जानती थी। भारत वापस लौटने पर दोनों का प्रेम विवाह 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। हालांकि पहले इनके पिता इनके शादी के काफी खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की।
आखिरकार इंदिरा की जिद में उन्हें मानना ही पड़ा। शादी के बाद 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इनके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। शुरुआत में तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उसमें कुछ खटास आ गई और कई सालों तक उनका रिश्ता हिचकोले खाता रहा। इसी दौरान 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई हुई थी, तब फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। इन सारी शक्तियों का संगम है देश की नेता इंदिरा गांधी, जो देश की राष्ट्र मां बन गई। युगों युगों तक भारत के लोग, उस समय हम युद्ध के छाया में थे। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि शायद बम न पड़ जाए तो सभा को क्या होगा, और उसको मरने दें तो क्या आप चैन से रह सकेंगे उसके बाद। ये सब चीजें एक दूसरे से हमको उसने जहां मशीन का नीचे रखी कि खुद उसके ऊपर कूद गए। भारत की बिगड़ी हुई तकदीर बनाएंगी। इंदिरा जैसी लड़कियां ही देश संभालेंगी। अच्छाई और बुराई हर एक इंसान में होती है, पर इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत महान होती है। इंदिरा गांधी को परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई। उनके पिता और दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस माहौल का असर इंदिरा पर भी पड़ा। उन्होंने युवा लड़के लड़कियों की मदद से एक वानर सेना बनाई, जो विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस के साथ साथ संवेदनशील प्रकाशनों और प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचरण भी करती थी। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान भी वो इंडियन लीग की सदस्य बनी रही। इंदिरा ऑक्सफोर्ड से सन 1941 में भारत वापस लौट आई। आने के बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें सितंबर 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मई 1943 में रिहा किया। विभाजन के बाद फैले दंगों और अराजकता के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों व चिकित्सा संबंधी देखभाल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का ये पहला मौका था। जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के साथ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद नेहरू की राजनीतिक सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ उम्र दराज हो रहे पिता की आवश्यकताओं को देखने की जिम्मेदारी भी अब इंदिरा पर आ गई थी। वो पंडित नेहरू की विश्वस्त सचिव और नर्स बनी। पिता की मदद करते करते उन्हें राजनीति की भी अच्छी खासी समझ हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में उन्हें सन 1955 में ही शामिल कर लिया गया था। पंडित नेहरू इनके साथ राजनीतिक परामर्श करते थे और उस पर अमल भी किया करते थे। धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। 42 साल की उम्र में 1959 में वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई। इस पर कई आलोचकों ने दबी जुबान से पंडित नेहरू को पार्टी में परिवारवाद फैलाने का दोषी ठहराया था, पर पंडित नेहरू की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि इन बातों को ज्यादा तूल नहीं दिया गया। फिर 27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद इंदिरा चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया, पर वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम पहले ही प्रस्तावित कर रखा था। कांग्रेस सदस्यीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी भारी मतों से विजयी हुई। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनते ही वैचारिक मतभेद होने के कारण पार्टी 2 समूहों में बंट गई। समाजवादी का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने संभाला और रूढ़िवादी का मोरारजी देसाई ने। 1967 के चुनाव में 545 सीटों में से कांग्रेस को 297 में जीत मिली। इन्हें बेमन से देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में खेमा इंदिरा गांधी का निरंतर विरोध करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। समाजवादी और साम्यवादी दलों के साझे से इंदिरा ने 2 वर्षों तक शासन चलाया। पार्टी और देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष भौचक्का रह गया।
इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे के साथ चुनाव में उतरी और धीरे धीरे उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनने लगा और कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कुल 518 में से 352 सीटें कांग्रेस को मिली। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी सफलता मिली और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए कार्यक्रम भी लागू करने की कोशिश की थी, पर देश के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। महंगाई के कारण लोग परेशान हो रहे थे, युद्ध के आर्थिक बोझ के कारण भी आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी थी। इसी बीच सूखा और अकाल ने स्थिति और ज्यादा बिगाड़ दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम बढ़ती कीमतों से भारत में महंगाई बढ़ रही थी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार पेट्रोलियम आयात करने के कारण तेजी से घटता जा रहा था। कुल मिलाकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जिसमें उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे थे। बेरोजगारी भी काफी बढ़ चुकी थी और सरकारी कर्मचारी महंगाई से त्रस्त होने के कारण वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इन सब समस्याओं के बीच सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे थे। साथ ही इंदिरा गांधी ने 2 बार विपक्षी द्वारा संचालित राज्यों को संविधान की धारा 356 के तहत अराजक घोषित कर उन पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया, जिस कारण पक्ष के लोग भी उनके खिलाफ हो चुके थे। भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, वर्षगांठ चाहे व्यक्ति की हो चाहे देश की हो, एक शुभ अवसर होता है, खुशी का दिन होता है। और हम सब चाहे यहाँ हो चाहे अपने घरों में हो, उसको मनाते हैं। पहले तो यहाँ से आवाज़ आकाशवाणी द्वारा ही हमारे प्रदेशों में जाती थी। पिछले साल कुछ बड़े बड़े शहरों में दूरदर्शन द्वारा यहाँ का चित्र भी पहुँचा। आज और बहुत से छोटे शहरों में भी ये चित्र पहुँचेगा और देश के 70% क्षेत्र में दूरदर्शन पहुँचे वो कार्यक्रम आरंभ होगा। आस्ते आस्ते हर काम इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। आज वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं। वो महात्मा गांधी, उनके दूसरे साथी और शिष्य और कई ऐसे नाम जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उनके अलावा देश में लाखों की संख्या में बहुत से ऐसे बहादुर स्वतंत्रता सैनिक थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और उनमें से आज भी कुछ हजार हमारे साथ हैं। उन सब को हम याद करते हैं और जब याद करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी उससे हमने सबक क्या सीखा। कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि हर साल लाल किले से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो एक ही बात कहते हैं। क्या अजब बात है ये कहने की। क्या जो ऊंचे आदर्श हैं, जो चरित्र को बनाने वाली चीजें हैं, देश के मनोबल को उठाने की बातें हैं, देश की सुरक्षा की, देश की प्रगति की, देश की उन्नति और विकास की बातें हैं, क्या वो हर बार कहनी नहीं है? क्या ये ऊंचे मूल्य जो हमारी विचारधारा के हैं वो कभी पुराने हो सकते हैं?
और क्या उनको हर साल नहीं, हर दिन हमको याद नहीं करना है और अपने दिल में, अपने मन में उनको दोहराना नहीं है? ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए ये सत्य है। ये अवसर ऐसा नहीं है कि क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या बड़े छोटे काम हुए, क्या लोगों के, साधारण लोगों के जीवन स्तर किस प्रकार से ऊपर उठा, उस पर विस्तार से बोला जाए न समय है और न ही उचित है। लेकिन हमारी प्रगति कितनी हुई है ये सबके आंखों के सामने है। हमारे देश वाले जानते हैं, विदेश वाले जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े देशों के नेतागण ने, विशेषज्ञ ने इसके बारे में चर्चा की है और कर रहे हैं। इसके माने नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ है, इसके माने नहीं कि हमारे सारे स्वप्न असलियत में हम बदल सके हैं, लेकिन इसके माने ज़रूर हैं कि उस रास्ते पर, जो रास्ता हमारे महान नेताओं ने हमको दिखाया, उस रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं। और चाहे कितने ही कष्ट आए, कितने ही खतरे आए, कभी हमने ठोकर भी खाई, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। और शायद बहुत से आज के जो कष्ट हैं वो उसी के कारण हैं कि ये देश जो गुलाम था, ये देश जो इतना गरीब था, ये देश जो डरा हुआ था, ये देश जो दबा हुआ था, आज ये सिर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। आप इसी एक साल की उपलब्धियां देखिए, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि हमारे बिजली बड़ी या छोटा, उसको जो भी समझिए, पहले केवल 300 शहरों में थी और गांव में तो नहीं के बराबर। आज 3 लाख गांव में है और शहरों में तो खैर है ही है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन सबको छूता है। बड़े कामों में मैंने आपको दूरदर्शन के बारे में बतलाया। हमारा अंतरिक्ष किस प्रकार से गया और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने किसानों और दूसरों के लाभ के लिए, वो भी आपके सामने है। बिजली घर हमारे ही इंजीनियरों ने पूरी भारतीय जानकारी के साथ खड़ा किया मद्रास के पास कल्पकम में। 2 महीने में एक दूसरा अंतरिक्ष आसमान में जाने वाला है। ये बड़े काम हैं, लेकिन सब ऐसे हैं जिनका संबंध आपके जीवन से है, किसान के जीवन से, मजदूर के जीवन से, विद्यार्थियों की शिक्षा से और गृहिणी के प्रतिदिन के जीवन से। इस साल जब से हम यहाँ पिछले दफे मिले, यहाँ पे एशियाई खेल भी हुए। एक नौजवानों का कार्यक्रम था। उसके बाद गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ। वो भी भारत की एक उन्नति और भारत की क्षमता, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, वो दुनिया को देखने का अवसर मिला। मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा सिर ऊपर रखा। और इस वक्त मैं विशेष करके उनको, जो हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के भारत का सम्मान बढ़ाया, उनको भी बधाई देती हूँ। ये जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में कुछ नाम ऊपर आके चमकते थे,
सब उनको देखते थे, वैसे ही ये नाम हैं जो चमकते हैं। लेकिन ये न समझिए कि दूसरे लोग, दूसरे नौजवान, दूसरे बच्चे या हमारे किसान, हमारे मजदूर ये बधाई के पात्र नहीं हैं। अपनी अपनी जगह पे सब पसीने से मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे एक एक कदम करके भारत को आगे ले जा रहे हैं। उन सब को हम बधाई देते हैं। उनके नाम हम नहीं जानते हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो है भारत की नींव, भारत की बुनियाद, भारत के गरीब, भारत के जनजाति आदिवासी, भारत के हरिजन, पिछड़ी हुई जाति और सब जातियां। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने, क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों के तरफ देखते हैं, सफलताओं के तरफ देखते हैं, तो कमजोरी के तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आज़ादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, हम देखते हैं कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। और एक और है कि अपनी हिम्मत हारें, आत्मविश्वास छोड़ दें। ये चीजें हैं जिन्होंने भारत को पीछे रखा है, भारत के मनोबल को कम किया है। देश के अनेक भाग में हम देखते हैं कि आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की मांगें हों, ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है और हम हमेशा लोगों से बात करने को तैयार हैं, यथाशक्ति मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको हर समय ये भी देखना है कि एक की मांग पूरी करने से कहीं दूसरे को हानि न पहुंचे, कहीं दूसरे की कमजोरी न हो। इसलिए इन सब मांगों में सबसे बातचीत करनी है, सबके हित को देखना है। अगर सब पूरी तौर से संतुष्ट नहीं हो सकते तो कम से कम असंतोष को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आंदोलन जो होते हैं, चाहे उनके नेता हिंसा चाहे चाहे नहीं, हमने देखा है कि हिंसा आ ही जाती है। कौन करता है हमको नहीं मालूम, जब मालूम होती है तो उन लोगों को सजा भी मिलती है, उन लोगों को भी कभी कभी नहीं मालूम होता है, लेकिन उसके कारण देश को हानि होती है, विकास का काम रुक जाता है। जो विकास के नाम में आंदोलन चलते हैं वही विकास को रोक देते हैं। कुछ समस्याएं हैं जो हमारे संग चली आ रही हैं। आसाम की समस्या है, एक बड़ा अजब प्रचार उसके बारे में हो रहा है। वहाँ की कुछ बात जो है उसमें सच्चाई है, बाहर के लोग आए हैं। हमारी कोशिश है कि उनका आना रोकें और जो नाजायज़ तरीके से आए हैं उनका परिचय करके उनको
कुछ दूसरा प्रबंध करने की कोशिश करें। ये बात आज की नहीं, ये जब पहले दफ़े मैंने बातचीत की उसी समय ये बात मैंने वहाँ के लोगों के सामने रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि या तो पूरी बात माने और या हम जो ये करना चाहते हैं आप वो भी नहीं करने देंगे। तो जो काम हो सकता था इन सालों में वो काम रुक गया। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, शुरू कीजिए। तो जो हमने पहले कहा था वो काम अब आरंभ हो रहा है। राजनारायण, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ते थे और हर बार हार जाते थे, वो हमेशा इंदिरा के खिलाफ रहते थे। राजनारायण ने एक चुनाव याचिका दायर की और 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया। इंदिरा ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और न्यायालय ने 14 जुलाई का दिन तय किया, पर विपक्ष को 14 जुलाई तक का भी इंतजार गंवारा नहीं था। जयप्रकाश नारायण और समर्थित विपक्ष ने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया। इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए 26 जून 1975 को प्रातः देश में राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल की घोषणा कर दी गई और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य हजारों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सरकार ने अखबार, रेडियो और टीवी पर सेंसर लगा दिया। मौलिक अधिकार भी लगभग समाप्त हो गए थे। इसके बाद 1977 में चुनाव हुए। शायद इंदिरा गांधी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाई थी। अब जनता का समर्थन विपक्ष को मिलने लगा, जिससे विपक्ष अधिक सशक्त होकर सामने आया। जनता पार्टी के रूप में एकजुट विपक्ष और उसके सहयोगी दलों को 542 में से 330 सीटें प्राप्त हुई, जबकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी मात्र 154 सीटें ही हासिल कर सकी। इस नतीजे के बाद इंदिरा के आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचा, यहाँ तक कि इंदिरा और संजय की गिरफ्तारी के आदेश भी मिल गए थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 23 मार्च 1977 को सरकार बनाई, पर यह सरकार शुरुआत से ही आंतरिक कलह से जूझती रही और अंततः अंतर कलह के कारण अगस्त 1979 में यह सरकार गिर गई। लेकिन इंदिरा गांधी अब भी निलंबित थी, जिस कारण चरण सिंह को प्रधानमंत्री का कमान सौंपा गया। जनता पार्टी के शासनकाल में इंदिरा गांधी पर अनेक आरोप लगाए गए और कई कमीशन जांच के लिए नियुक्त किए गए। उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे भी दायर किए गए और सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी कुछ समय तक जेल में भी रही। जनता पार्टी सरकार चलाने में असफल रही और देश को मध्यावधि चुनाव का भार झेलना पड़ा। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के साथ हो रहे व्यवहार के कारण जनता को इंदिरा गांधी के साथ सहानुभूति मिलने लगी थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लिए जनता से माफी मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी को 592 में से 353 सीटें प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1983 में नई दिल्ली में अलिप्तवादी राष्ट्र की परिषद के 7वां शिखर सम्मेलन हुआ। इस परिषद के पैसे की असंबद्ध राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व इंदिरा गांधी इनकी तरफ सौंपा गया। पाकिस्तान ने चिढ़ाने से पंजाब के सिख अतिरेकी पंजाब के स्वतंत्र खालिस्तान नाम के राष्ट्र निर्माण करने के लिए नुकसानदेह कार्यवाही की जा रही थी। सितंबर 1981 में भिंडरावाले का आतंकवादी समूह हरि मंदिर साहिब परिसर के अंदर तैनात हो गया। आतंकवादियों का सफाया करने के प्रयास में इंदिरा गांधी ने सेना को धर्म स्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के दौरान हजारों जानें गई और सिख समुदाय में इंदिरा गांधी के विरुद्ध घोर आक्रोश पैदा हुआ। सैनिकी कार्रवाई करके देशद्रोही अतिरेकी को मारना पड़ा। इस घटना से कुछ लोगों को गुस्सा आया, जिसका परिणाम 31 अक्टूबर 1984 में सतवंत सिंह और बेअंत सिंह इन अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। सभी की आंखें तो नम होना जायज था। आखिर देश ने एक सितारा खोया था। पहचान ही बनाई थी उन्होंने दिलों में ऐसी कि उनके मौत पर सारा जहान रोया था। कोई मुसीबत न रोक पाए ऐसी आंधी थी वो। नारी के लिए प्रेरणा इंदिरा गांधी थी। लीजेंड्स ऑफ इंडिया की आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। मिले आना,